नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज 17 दिसंबर की सबसे बड़ी खबर आज आपके लिए लेकर आई है देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें पूरी जानकारी के साथ। अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। घने कोहरे के कारण बड़ा हादसा, यमुना एक्सप्रेसवे पर कई गाड़ियां आपस में टकराई, आग के लपटों में कई लोग जिंदा जले। मथुरा में मंगलवार तड़के बड़ा सड़क हादसा हो गया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर धुंध के कारण कई वाहन आपस में टकरा गए। टक्कर इतनी तेज थी कि 4 से 5 बसों और कार में आग लग गई। हादसे में जनहानि की भी खबर है। हादसे में कई लोगों के जिंदा जलने की खबर है, जबकि कई लोगों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। जानकारी के अनुसार घटना आगरा से नोएडा रूट पर थाना बलदेव क्षेत्र के अंतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे की माइलस्टोन 132 की है। पुलिस और यमुना एक्सप्रेसवे की टीम बचाव और राहत कार्य में जुट गई है। वहीं कई लोगों के घायल होने की सूचना है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक चश्मदीद ने बताया, हादसा सुबह करीब 4 बजे हुआ, जिससे करीब 3 से 4 बसों में आग लग गई। जब हादसा हुआ तब मैं सो रहा था। बस पूरी तरह भरी हुई थी, सभी सीटें भरी हुई थी। जाफराबाद में आधी रात को चली गोलियां, 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या। दिल्ली पुलिस ने क्या कहा? राजधानी दिल्ली के जाफराबाद थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात हुई। बीती रात 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या गई। चौहान बांगर इलाके में बदमाशों ने 2 सगे भाइयों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिससे दोनों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान नदीम और फजील के रूप में हुई है। दिल्ली के जाफराबाद में बीती रात 1:40 बजे फायरिंग की घटना हुई है। गोलीबारी की सूचना मिलते ही जाफराबाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने पर एक व्यक्ति मृत पाया गया, जिसकी पहचान फजील 31 साल पिता अब्दुल निवासी गली नंबर 30-8 जाफराबाद के रूप में हुई है। वहीं उसके भाई नदीम 33 साल को भी बदमाशों ने गोली मारी। परिवार वाले उसे जेपीसी हॉस्पिटल ले गए थे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की छत से टकराया विमान, मैक्सिको में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान बड़ा हादसा। अब तक 7 लोगों की मौत। मैक्सिको के सैन मटेनो एटेंको में इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश कर रहा एक छोटा प्राइवेट जेट क्रैश हो गया। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। लैंडिंग के दौरान प्राइवेट जेट इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की छत से टकरा गई, जिसके बाद विमान में आग लग गई। हादसे के बाद बड़े पैमाने पर लोगों को वहां से निकाला गया। विमान अकापुल्को से उड़ान भरकर टोलुका के पास उतरने की कोशिश कर रहा था। सोमवार को यह घटना तब हुई जब विमान अकापुल्को से उड़ान भरकर मैक्सिको सिटी से लगभग 31 मील पश्चिम में स्थित टोलुका हवाई अड्डे की ओर जा रहा था। क्रैश वाली जगह हवाई अड्डे से लगभग 3 मील दूर एक इंडस्ट्रियल एरिया में थी। मैक्सिको राज्य के सिविल प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेटर एड्रियन हर्नांडेज ने बताया कि विमान में 8 यात्री और 2 क्रू मेंबर सवार थे। हालांकि क्रैश के बाद केवल 7 शव ही बरामद किए गए हैं। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार कमाई कर रही है। रिलीज के दूसरे हफ्ते में कदम रखते ही फिल्म की कमाई की रफ्तार और तेज हो गई है। खास बात यह है कि वीकडे होने के बावजूद धुरंधर ने 11वें दिन ऐसा प्रदर्शन किया है जिसने ट्रेड एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया है। आइए जानते हैं कि दूसरे सोमवार को फिल्म ने कितनी कमाई की और किन बड़े रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया। 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई धुरंधर ने ओपनिंग वीकेंड में ही 104 करोड़ रुपए का शानदार कारोबार किया था। इसके बाद दूसरे वीकेंड में फिल्म ने कमाई के मामले में इतिहास रच दिया। 12 से 14 दिसंबर के बीच 3 दिनों में फिल्म ने 140 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया और छावा, पुष्पा 2 समेत कुल 9 फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। वीकडे में आमतौर पर फिल्मों की कमाई में गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन धुरंधर इस मामले से बाहर ही है। सेकंड लीग की रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 11वें दिन यानी दूसरे सोमवार को फिल्म ने करीब 25 करोड़ रुपए की धुआंधार कमाई कर ली है। देश की राजधानी इस वक्त प्रदूषण और कोहरे के डबल अटैक का सामना कर रही है। दमघोंटू हवा ने आफत बढ़ाई हुई है। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में प्रदूषण की वजह से इमरजेंसी जैसे हालात हैं। बेकाबू हालात के बीच ग्रैप 4 के तहत पाबंदियां लागू है। दिल्ली में 5वीं तक के स्कूल पूरी तरह से बंद कर दिए गए। इस बीच अस्पताल में सांस की बीमारियों के मरीज भी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसमें ज्यादातर बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने बताया है कि ओपीडी में आने वाले बच्चों और बुजुर्गों दोनों में स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के मामलों में लगभग 90% की वृद्धि हुई है और इसका सीधा संबंध जहरीली हवा के लंबे समय तक संपर्क में रहने से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 15 दिसंबर से 3 देशों के दौरे पर हैं। वो सबसे पहले जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंचे, जहां हुसैनिया पैलेस में किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन ने उनका स्वागत किया। जॉर्डन के किंग ने पीएम मोदी संग द्विपक्षीय वार्ता भी की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जॉर्डन की सोच भारत जैसी है। पीएम मोदी को 4 दिनों में 3 देशों का दौरा करना है। वो जॉर्डन के बाद इथियोपिया और ओमान की यात्रा पर भी जाएंगे। प्रधानमंत्री पहली बार इथियोपिया का दौरा करने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक बार फिर एक विवाद के केंद्र में आ गए हैं। एक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार एक मुस्लिम महिला छात्रा के चेहरे पर लगे हिजाब को हटाने की कोशिश करते हुए नजर आए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो सामने आते ही कई लोगों ने इस पर आपत्ति जताया शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने नीतीश कुमार का ये वीडियो एक्स पर शेयर किया है, जिसने बिहार की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। राष्ट्रीय जनता दल ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े किए हैं। आरजेडी ने वीडियो के साथ लिखा, ये क्या हो गया है नीतीश जी को, मानसिक स्थिति बिल्कुल ही अब दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है।
नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं। आज 15 दिसंबर को उन्होंने पटना से दिल्ली पहुंचकर बीजेपी के इस पद का जिम्मा संभाला। इसके बाद से जहां उन्हें बीजेपी और एनडीए के नेताओं की ओर से तो बधाई मिलने का सिलसिला जारी है, इस बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी नितिन नबीन को बधाई दी है। लेकिन इसको साथ ही उन्होंने भाजपा पर हमला भी बोल दिया। नितिन नबीन बिहार सरकार में मंत्री हैं, जिन्हें बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। उन्होंने जेपी नड्डा की जगह ली। वो 45 साल की उम्र में बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को भारत के साथ एक बड़ा सैन्य सहयोग समझौता रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट रीलॉस पर साइन किए। यह डील इस महीने की शुरुआत में ही रूसी संसद से पास हो गई थी। स्टेट ड्यूमा ने 2 दिसंबर को इसे मंजूरी दी और फेडरेशन काउंसिल ने 8 दिसंबर को, जिसके बाद यह रूसी राष्ट्रपति के पास पहुंचा। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों सदनों से आसानी से पास होने के बाद बिल अंतिम राष्ट्रपति की मुहर के लिए क्रेमलिन पहुंचा, जिससे रूस की घरेलू विधायी प्रक्रिया पूरी हुई। दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण, जनता की सेहत पर बड़ा खतरा। राजधानी दिल्ली एक बार फिर गंभीर वायु प्रदूषण की चपेट में है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। सुबह और शाम के समय स्मोक की मोटी परत देखने को मिल रही है, जिससे विजिबिलिटी भी कम हो गई है। डॉक्टरों का कहना है कि लंबे समय तक इस प्रदूषित हवा में रहने से सांस, आंखों और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। सरकार की ओर से ग्रैप नियम लागू किए जा रहे हैं, निर्माण कार्यों पर रोक और वाहनों पर पाबंदियां भी लगाई जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कदम काफी है या दिल्ली को किसी बड़े और स्थायी समाधान की जरूरत है। दिल्ली में ट्रैफिक जाम बना बड़ी समस्या। दिल्ली के कई प्रमुख इलाकों में रोजाना घंटों लंबा ट्रैफिक जाम लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। ऑफिस जाने वाले कर्मचारी, स्कूल बसें और एम्बुलेंस तक जाम में फंसी नजर आ रही है। खासकर पीक आवर्स में हालात और भी खराब हो जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस द्वारा नए डायवर्जन और नियम लागू किए जा रहे हैं, लेकिन बढ़ती गाड़ियों की संख्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। आम लोगों का कहना है कि फ्लाईओवर और मेट्रो के बावजूद ट्रैफिक में कोई खास सुधार नहीं दिख रहा। विशेषज्ञों के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और मजबूत करना ही इस समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है। दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच टकराव जारी। दिल्ली की राजनीति एक बार फिर गरमाई हुई है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच अधिकारों और फैसलों को लेकर खींचतान जारी है। कई अहम योजनाओं और फैसलों पर सहमति न बनने से प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है। विपक्ष का आरोप है कि इस राजनीतिक टकराव का नुकसान आम जनता को उठाना पड़ रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि वह दिल्ली के लोगों के हित में काम कर रही है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि क्या दोनों सरकारें मिलकर दिल्ली के विकास पर ध्यान देंगी या राजनीति हावी रहेगी। दिल्ली में अपराध के मामलों पर बड़ी चिंता। राजधानी दिल्ली में चोरी, लूट और अन्य अपराधों के मामलों ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। खासकर रात के समय अकेले निकलने से लोग डरने लगे हैं। कई इलाकों में सीसीटीवी कैमरे और पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और कई मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन आम जनता की मांग है कि कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जाए ताकि लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। दिल्ली में महंगाई से आम आदमी परेशान। दिल्ली में लगातार बढ़ती महंगाई आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रही है। सब्जी, दूध, गैस सिलेंडर और रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों के दाम बढ़ने से घर का बजट बिगड़ता जा रहा है। मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के लिए गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। लोग सरकार से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर महंगाई पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो इसका सीधा असर लोगों की जीवन शैली पर पड़ेगा। भाजपा में बड़ा राजनीतिक बदलाव। नितिन नबीन बने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। बिहार के मंत्री नितिन नबीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। भाजपा ने सोमवार को नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी। यह पद पार्टी की रणनीति और संगठनात्मक फैसलों में काफी अहम होता है। नबीन हाल में ही पद ग्रहण कर चुके हैं। यह नियुक्ति बिहार की राजनीति पर असरदार मानी जा रही है, क्योंकि भाजपा ने पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा की जगह नई पीढ़ी को मौका दिया है। इससे बिहार के नेताओं और केंद्रीय राजनीति में राज्य का प्रभाव बढ़ सकता है। करोड़ों रुपए के नौकरी घोटाले में बिहार के व्यक्ति की गिरफ्तारी। आर्थिक अपराध शाखा EOW ने बिहार के एक व्यक्ति को 1.5 करोड़ रुपए के अंतर्राज्यीय नौकरी धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। घोटाले का पूरा मामला, आरोपी ने कई नौकरी चाहने वालों से फर्जी रोजगार के नाम पर पैसे लिए। यह नेटवर्क कई राज्यों में सक्रिय था और लोगों से बड़ी रकम वसूलता था। अब विस्तृत जांच जारी है ताकि और सहयोगी पकड़े जा सके। लाभार्थियों व पुलिस की कार्रवाई, पीड़ितों को उनकी जमा राशि की वापसी के प्रयास भी किए जा रहे हैं। EOW इस मामले में आगे की छानबीन कर रही है। मुजफ्फरपुर में दर्दनाक पारिवारिक घटना। मुजफ्फरपुर के नावलपुर मिश्रौलिया गांव में एक व्यक्ति ने अपने 3 बेटियों को फांसी पर लटका दिया और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। परिवार में 2 बेटे सुरक्षित बच गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। इस तरह की घटनाओं से मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सहायता की जरूरत पर जोर मिलता है। स्थानीय प्रशासन ने घटना को गंभीरता से लिया है। बिहार के 5 IAS
बिहार के 5 आईएएस अफसरों को पदोन्नति। बिहार के 5 अनुभवी आईएएस अधिकारियों को संयुक्त सेक्रेटरी के पद पर प्रमोट किया गया। बिहार शरीफ और मोतिहारी में हुई। इससे राज्य प्रशासन में नई ऊर्जा और कुशल नेतृत्व की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासनिक दक्षता और विकास के लिए इसे एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। नए पदोन्नत अधिकारियों की भूमिका से सरकारी योजनाओं में तेजी आने की उम्मीद है। रोहतांग पास पर बर्फबारी। लेह मनाली रोड बंद। मनाली के पास रोहतांग पास और उच्च इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे मनाली लेह स्टेट हाईवे कुछ हिस्सों के लिए बंद कर दिया गया है। यह हर साल की तरह सर्दियों में होता है, लेकिन भारी बर्फबारी और सड़क बंद होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। अधिकारी बताते हैं कि यह मार्ग मई जून तक फिर से खुल सकता है। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। पानी के स्रोतों से अवैध कब्जा हटाने का निर्देश। आज 15 दिसंबर 2025 को झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राजधानी रांची में सभी जल स्रोतों और तालाबों पुख्ताओं से अवैध कब्जा हटाने का एक ऐतिहासिक आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि शहर के पानी के स्रोतों को संरक्षित रखना पर्यावरण और नागरिकों के हित में अत्यंत आवश्यक है। अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासन को फौरन और प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। यह कदम नगरीय विकास और जल संरक्षण दोनों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। झारखंड में कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग का अपडेट। ताजा मौसम रिपोर्ट। झारखंड के कई हिस्सों में सर्दी ने और जोर पकड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार रांची, कोल्हान, संताल परगना और पलामू जैसे इलाकों में तापमान में लगातार गिरावट जारी है। राज्य के 24 जिलों में से 9 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। कोहरा और धुंध की वजह से राजधानी सहित कई इलाकों में दृष्टि कम हो गई है और पर्यावरण सूखा बना हुआ है। सर्द मौसम से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। झारखंड विधानसभा सत्र। 5 दिसंबर से शीतकालीन सत्र हुआ शुरू। झारखंड की विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ, जो 11 दिसंबर तक चला। इस सत्र में कई अहम विषयों पर बहस हुई, जैसे राज्य के विकास, बजट मुद्दे, कानून व्यवस्था और सामाजिक योजनाओं की समीक्षा। विधानसभा में सियासी माहौल गर्म रहा और प्रमुख दलों के बीच बहसें तेज रही। ये सत्र वर्ष के आखिरी सत्रों में से एक था और आगामी सरकारी नीतियों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण माना गया। पंजाब के मोहाली जिले के सोहाना क्षेत्र में चल रहे एक कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान सोमवार शाम अचानक अंधाधुंध फायरिंग हो गई। इस घटना में कबड्डी खिलाड़ी और टूर्नामेंट प्रमोटर कन्वर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत फोर्टिस अस्पताल मोहाली ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस वारदात को 2 से 3 बदमाशों ने अंजाम दिया है। बदमाशों ने राणा बलाचौरिया को कहा कि वो उनके फैन हैं और राणा के साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं। हमलावरों ने पहले राणा बलाचौरिया के साथ फोटो खिंचाई और फिर गोलियों से भूनकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बदमाशों ने 7 से 8 राउंड फायरिंग की है। इस फायरिंग में राणा बलाचौरिया को चेहरे और शरीर के ऊपरी हिस्से पर कई गोलियां लगी। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 75वीं पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा भारत का स्वरूप लौह पुरुष सरदार पटेल की देन है। इस दौरान उन्होंने कश्मीर विवाद के लिए जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार बताया। सीएम योगी ने लखनऊ में सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि आज भारत का जो स्वरूप है, उसके शिल्पी के रूप में देश सदैव लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, आज पूरा देश लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को याद कर रहा है और देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। उन्होंने सामान्य किसान परिवार में जन्म लिया, उच्च शिक्षा अर्जित की, जिसके पीछे के कारण विदेशी हुकूमत की नौकरी करना नहीं, बल्कि देश और दुनिया को समझकर अपनी प्रतिभा का लाभ भारत माता के चरणों में समर्पित करना था। उन्होंने आजादी के आंदोलन का नेतृत्व दिया, कई बार जेल की यातनाएं सही, भारत के विभाजन का पुरजोर विरोध किया। बिहार में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपने नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया है। दरभंगा से विधायक संजय सरावगी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो दिलीप कुमार जायसवाल की जगह लेंगे। पिछली नीतीश सरकार में वो कैबिनेट मंत्री भी रहे। उनको इस बार मंत्रालय में जगह न देकर बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। संजय सरावगी दरभंगा सीट से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने 5वीं बार जीत हासिल की थी। दरभंगा सीट से उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशी उमेश साहनी को 24,583 वोटों से हराया। पार्टी के अंदर संजय सरावगी को वैश्य समाज के प्रभावशाली चेहरे के तौर पर देखा जाता है। हॉलीवुड के मशहूर एक्टर डायरेक्टर रॉब रेनर और उनकी पत्नी मिशेल सिंगर रविवार दोपहर लॉस एंजल्स के ब्रेंटवुड स्थित अपने घर में मृत पाए गए। एएनआई की एक रिपोर्ट की माने तो लॉस एंजल्स पुलिस इस मामले की जांच हत्या के रूप में कर रही है। रॉब रेनर 78 साल के थे। मीडिया रिपोर्ट से लग रहा है कि कपल की चाकू मारकर हत्या की गई है।
परिवार ने भी उनकी मौत की पुष्टि करते हुए एक बयान जारी कर दिया है, जिसमें लिखा है, हम अत्यंत दुख के साथ मिशेल और रॉब रेनर के दुखद निधन की घोषणा करते हैं। इस अचानक हुई क्षति से हम सदमे में हैं और इस बेहद मुश्किल समय में प्राइवेसी की मांग करते हैं। खबरों के अनुसार 14 दिसंबर 2025 की दोपहर को रॉब रेनर के घर में 2 लोग मृत पाए गए। स्थानीय अधिकारियों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉस एंजल्स अग्निशमन विभाग LAFD दोपहर लगभग 3:30 बजे घर पहुंचे, जहां उन्हें एक पुरुष और एक महिला का शव मिला। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि कपल के शव पर चाकू के निशान थे। कपिल शर्मा की कॉमेडी फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 बॉक्स ऑफिस पर काफी बेकार परफॉर्म कर रही है। इन दिनों में ही फिल्म का तेल निकल चुका है। चलिए जान लेते हैं कि तीसरे दिन इसने कैसी कमाई की है। अनुकल्प गोस्वामी द्वारा निर्देशित फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 को रिलीज के बाद लोगों से ज्यादातर नेगेटिव रिव्यू ही मिले थे। इसका असर इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी देखने के लिए मिल रहा है। सैक निल्क ने कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 के ओपनिंग वीकेंड के बॉक्स ऑफिस नंबर शेयर कर दिए हैं। अब फिल्म के तीसरे दिन के शुरुआती बॉक्स ऑफिस आंकड़े सामने आ गए हैं। इनकी माने तो फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 ने रिलीज के बाद पहले रविवार यानी तीसरे दिन लगभग 2.5 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। भारत ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की घरेलू राजनीतिक स्थिति की कड़ी आलोचना की और इस्लामाबाद पर पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में डालने और अपने सशस्त्र बलों को नए 27वें संशोधन के जरिए संवैधानिक तख्तापलट करने की अनुमति देने का आरोप लगाया, जिसने उसके रक्षा बलों के प्रमुख आसिम मुनीर को आजीवन छूट दी है। शांति के लिए नेतृत्व पर UNSC की खुली बहस के दौरान पाकिस्तान के लोकतांत्रिक संकट का जिक्र करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि इस्लामाबाद का अपने लोगों की इच्छा का सम्मान करने का एक अनोखा तरीका है। उन्होंने खान की जेल और सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी पर प्रतिबंध लगाने और सेना को इतनी ज्यादा शक्ति देने की ओर इशारा किया। ड्रॉप आउट बच्चों को फिर से पढ़ने के लिए अभियान शुरू। गुरुग्राम शिक्षा विभाग ने स्कूल व कॉलेज से दूरी बनाए बच्चों को फिर पढ़ाई से जोड़ने का बड़ा अभियान शुरू किया है। ये पहल नए शैक्षणिक सत्र से पहले जनवरी मंजूर की गई है, जिसमें ड्रॉप आउट बच्चों पर सर्वे किया जाएगा, उनकी वजह समझी जाएंगी और घर जाकर काउंसलिंग, मदद और पुनः नामांकन किया जाएगा। पहले के सर्वे के अनुसार रूरल गुरुग्राम में ड्रॉप आउट की समस्या काफी बड़ी है, इसलिए ये अभियान शिक्षा की महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। इन युवक ने HRTC बस को तोड़ा, गिरफ्तार। आज सबसे बड़ी घटना में 3 हरियाणा के युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया, क्योंकि उन्होंने मनाली चंडीगढ़ HRTC बस को तोड़ा और ड्राइवर कंडक्टर पर हमला किया। शिकायत के अनुसार युवक बस में सीट मांग रहे थे। जब उन्हें बताया गया कि बस उनके शहर कैथल नहीं जा रही, तब उन्होंने पत्थर फेंके और बस की खिड़कियों को तोड़ दिया। किसी यात्री को चोट नहीं आई, लेकिन बस में काफी नुकसान हुआ और यात्रा में देरी भी हुई। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा और कानूनी कार्रवाई की बात कही है। यात्रियों के लिए चेतावनी, बस स्टैंड पर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी ताजा खबरों की अपडेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कमेंट पे बता सकते हैं कि अगली बार आप किस तरह की खबरें चाहते हैं, राजनीति, खेल, धर्म, मौसम, शिक्षा या कुछ और। फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय भारत।